जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, दोस्तों आप लोगों के बीच में जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप शांत हो जाइए। हमें हमारे और आपके महबूब नेता रफीकुल मुल्क जनाब अखिलेश यादव साहब को सुनना है। मैं अब उनको इस शेर के साथ दावत दे रहा हूं। मैं अब अखिलेश जी को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूं कि उसूलों पर जो पहले मैं आपके और हमारे प्रत्याशी जनाब डॉक्टर राष्ट्रीय हसन साहब को इधर दर्ज पर बुलाना चाहूंगा इस शेर के साथ कि उसूलों पर जो चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जो चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जनाब डॉक्टर इज्जतमाब, काबिल एहतराम, हम सबके आदरणीय, हम सबके चहीते नेता, हिंदुस्तान की उम्मीदों के नेता जनाब अखिलेश यादव साहब मंच पर बैठे हुए, हमारे तमाम ही विधायक, पूर्व विधायक और तमाम ही सम्मानित और काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हजरात, मेरे सामने सभी मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, सभी को मेरा सलाम, सबको मेरा आदाब। दोस्तों, ये चुनाव बहुत करीब है। 23 तारीख को आपको वोटिंग करनी है। मैं आपसे दरखास्त करने आया हूं कि ये चुनाव सिर्फ एसटी हसन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की तकदीर का चुनाव है, ये चुनाव दलितों की तकदीर का चुनाव है, ये चुनाव मुसलमानों की तकदीर का चुनाव है। मैं मुसलमान भाइयों से और दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल पे नजर दौड़ा लेना कि किस कदर बेइज्जतियां और रुसवाइयां तुम्हारी और हमारी हुई हैं, उसका हिसाब किताब करने का दिन आने वाला है। साथियों, मैं मुसलमान भाइयों से इतना जरूर कहूंगा कि जो बेइज्जतियां, जो गालियां आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारे ऊपर पड़ी है, उससे इससे ज्यादा इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। चाहे लव जिहाद के नाम पर हो, चाहे घर वापसी के नाम पर हो, या मुस्लिम मुक्त भारत के नाम पर हो, चाहे हरामजादे के नाम पर हो, ऐसा दौर हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था जो पिछले 5 साल में आया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये दौर हम जितने मुसलमान यहां पर बैठे हैं, दलित भाई यहां पर बैठे हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम किसी भी वक्त शरीयत के अंदर मदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तुम्हारी शरीयत के अंदर भी मदाखलत हो रही है। इसलिए इस नाजुक दौर में मेरे दलित भाइयों, संविधान बचाने की बात करो, तुम्हारे आरक्षण बचाने की बात करो। आज संविधान खतरे में है, तुम्हारी बेइज्जती जगह जगह हो रही है। घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकते, घोड़ा नहीं पाल सकते, और तमाम इलाकों में किस जगह पे हमारा हालात हैं। इसलिए इस दौर को बहुत संजीदगी से लेना मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों। मैं यकीन से कहता हूं कि इस बार आप इतनी जबरदस्त साइकिल का बटन दबा देना कि इन फासिस्ट ताकतों को, इन झूठों को, इन मक्कारों को, जुमले वाली सरकार को, और जब आपस में लड़ाने वाली सरकार को, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सरकार को जमीन में इतनी गहराई में दफन कर देना कि दोबारा उठ ना सके। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत नाजुक दौर है, इसकी नजाकत को समझ लो। आपको आखिर में मैं एक शेर कह के रुखसत होना चाहूंगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बोलना है। तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है। लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। साथियों, कोई 4 वोट भी अगर इस संगीन माहौल में अगर 4 वोट भी कहीं कोई बचता है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए 700-800 किलोमीटर से आए हुए लोगों को कभी तरजीह मत देना। ये एसपी हसन का इलेक्शन नहीं है, ये देश का इलेक्शन है, ये तुम्हारे दीन और ईमान का इलेक्शन है। अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ और जिस तरह से तुम आज एक हुए हो, इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को भी एक होकर एक आवाज में गठबंधन को इतना मजबूत कर दो कि इसे कोई हरा ना पाए, और जैसे कि मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं अब आपके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में ज्यादा देर हायल न होते हुए एक शेर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नजर करते हुए मैं बुला रहा हूं अपने महबूब नेता इस शेर के साथ कि ए खाक नशीनो उठ बैठो, ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तक गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और आगे जाओ, बिल्कुल आगे। हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल जी यहां पर गठबंधन के प्रत्याशी सपा, बसपा, आरएलडी तीनों पार्टियों के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन जी, मंच पर उपस्थित विधायक नवाब जहां खान साहब, विधायक हाजी इकराम कुरैशी जी, विधायक हमारे हाजी रिजवान, मनोज चौधरी जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, यहां के प्रभारी हाफिज मान जी, जिलाध्यक्ष बिजनौर अनिल यादव, बाबर खान साहब और बहुत सारे साथी हैं। हमारी पार्टी के सांसद जावेद अली जी, पार्टी के सभी नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, फहीम से लेकर के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक अनीसुर रहमान और तमाम हमारे सभी समाजवादी साथी, बहुजन समाज पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मुरादाबाद के हमारे तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी जो इतनी गर्मी के अंदर मौजूद हैं, दोपहरी है और सूरज बिल्कुल ऊपर है, इतनी गर्मी के बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं
और ये जो जोश और मनोबल दिखाई दे रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार मुरादाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। आपका चुनाव अब दिन नहीं बचे हैं, वोट डालने के दिन नहीं बचे हैं। जब से अच्छे दिन नहीं आए हमारे और आपके, उस दिन से हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। और वो मौका आने वाला है। अब कुछ समय नहीं बचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। जो वोट की बारिश हुई है, जो वोट गिरे हैं, जो वोटों की बारिश हुई है, बताओ आपको उसकी आवाज सुनाई दी है कि नहीं दी है? अगर वोटों की बारिश सुनाई दे गई है महागठबंधन के पक्ष में, तो बताओ मुरादाबाद के लोग कितना वोट बरसाएंगे? वोट बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? यहां तो ऐसी विधानसभा है, अब गठबंधन के बाद लाखों वोट मिल सकता है एक ही विधानसभा में। लाखों वोट। ये महागठबंधन ऐसे ही नहीं बना है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक दल कुछ भी कह सकते हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि कौन क्या कह रहा है महागठबंधन के लिए। ये महागठबंधन बना है देश में महापरिवर्तन लाने के लिए। और पहले आप लोग, मुझे याद है उपचुनाव, जब गोरखपुर का उपचुनाव था, जो लोकसभा कभी हार नहीं सकते थे, वहां के लोगों ने जब एक साथ मिलकर के गठबंधन जमीन पर कर लिया, और जब जमीन पे गठबंधन हो गया, तो राजनीति में ऊपर भी गठबंधन हो गया। और परिणाम आपने देखा होगा, गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री चुनाव कभी हारते नहीं थे, सालों साल से कोई हारा नहीं था वहां पर। ये गठबंधन बना जो हमेशा अपनी सीट समझते थे, जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम कर दिया। परिणाम आपके पक्ष में आया, और उसके बाद लगातार जनता ने मन बनाया और इस गठबंधन का समर्थन किया। और जो भी उपचुनाव हुआ उसके बाद सबके सब समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत गया। ये गठबंधन, ये जो गठबंधन है, ये महामिलाटी गठबंधन नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि महामिलावट है, ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुरादाबाद के लोगों ने नहीं सुना? उनकी भाषा बदल गई। भाषा बदली कि नहीं बदली? उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमारा नाम क्या है। बोले, क्या बोल के गए? बबुआ बोल के गए, मैंने सुना यहां पर। वैसे हमें नहीं पता, यहां पे अपने सबसे प्यारे बच्चे बेटे को लोग क्या कहते होंगे गांव में, लेकिन हमारे यहां तो यही कहते हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा घर का होता है उसका नाम बबुआ होता है। ये चुनाव कोई नाम का है क्या? बबुआ नाम का चुनाव है क्या? और याद रखना,
ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन सबक सिखाएगा। और जो भी हमें नाम रखना होगा, हम 23 मई के बाद नाम रखेंगे, 23 मई के बाद नाम रखेंगे। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारी भाषा बदल जाए। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारी भाषा बदल जाए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि हमारी भी भाषा बदल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि हमारी भी भाषा बदल जाए, लेकिन हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं, हमारी भाषा नहीं बदलेगी, हम भाषा नहीं बदलेंगे। और भाषा इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि ये गठबंधन बना है। ये जो समाज में नफरत फैलाई है इन्होंने, ये जो दिलों के बीच में दूरी पैदा की है, जो खाई पैदा की है, उस खाई को खत्म करने के लिए और नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए ये महागठबंधन बना है। और फिर जो हमारे साथी यहां बोल रहे हैं और आवाज यहां से भी सुनाई देती है कभी कभी, ये बताओ 5 साल में, इन 5 साल में आपकी नौकरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? रोजगार चोरी हो गए कि नहीं हो गए? हमारे किसान भाई या नहीं है किसान भाई? अगर कोई किसान भाई है, अगर यहां पर है किसान भाई कि नहीं, तो बताओ आपके खाद और यूरिया की बोरी में 5 किलो की चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और जब ये बात आप जान ही गए हो, ये जब बात आप जान गए हो जो बोल रहे हो, तो बताओ चौकी छीनने का काम करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। इसलिए ये चौकी छीनने का भी चुनाव है, दूसरी बात आपको कहनी नहीं पड़ेगी। ये तो एक चौकीदार वाली बात हो गई। यहां के सांसद भी होंगे चौकीदार, यहां के सांसद भी तो चौकीदार होंगे कि नहीं होंगे? और जब सब चौकीदार हैं और सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, ये बताओ पहले। हमें और आपको कहा कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन नहीं आए। आए क्या? और पहले तो आए थे ये चाय वाला बन करके, और चाय बिना दूध के अच्छी नहीं बन सकती। बन सकती है क्या? ऐसा तो नहीं ब्लैक टी पीने वाले यहां ज्यादा हो। कोई है ब्लैक टी वाला? ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं। और बताओ दूध के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? और आपके शहर को तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। आपका शहर भी स्मार्ट सिटी में था कि नहीं था? हम जानना चाहते हैं मुरादाबाद के लोग कितने स्मार्ट हैं, ये बताओ पहले तो। हम आपको स्मार्ट तभी बनेंगे, उन्होंने शहर बनाया हो न बनाया हो स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट बनकर के उनकी चौकी छीन लेना, इसका भी चुनाव है ये वाला। कहां स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में था नाम कि नहीं? बताओ मुरादाबाद कहां स्मार्ट सिटी है? बताओ बीजेपी के लोग कहां बन गई स्मार्ट सिटी? कल आए थे प्रधानमंत्री, कम से कम बता देते कि स्मार्ट सिटी में क्या काम किया उन्होंने। और अगर आप भाषण सुनोगे
इन बीजेपी के लोगों के भाषण सुनोगे अगर ध्यान से, तो इनका भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पे ही भाषण खत्म हो जाता है। और हमारे गांव के लोग होंगे, जानते होंगे, शौचालय बन रहे हैं लगातार। बहुत शौचालय बनाए सरकार ने। वो आंकड़े हम भूल जाते हैं, कितने करोड़ बताते हैं कि हमने कितने करोड़ आज शौचालय बनाए हैं। बता रहे 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 9 करोड़ शौचालय बनाए। और याद रखना मुरादाबाद के साथियों, ये कांग्रेस भी शौचालय बनाती थी। कांग्रेस शौचालय बनाती थी एक गड्ढे वाला। हमारे किसान भाई हैं कि नहीं है बताओ, गांव के लोग आए कि नहीं आए बताइए आप। ये हमारे विधायक लोग बैठे ये जानते होंगे, कांग्रेस के लोग बनाते थे एक गड्ढे का शौचालय। भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं 2 गड्ढे का शौचालय। और न पानी कांग्रेस ने दिया, न पानी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बताओ शौचालय बिना पानी कैसे जाओगे बताइए। इसलिए समाजवादियों का मानना है कि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं बनेंगे, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे, आप इन लोगों को संपन्न बना दो, इनको पढ़ा लिखा बना दो, अपने आप शौचालय बना लेंगे, अपने आप घर भी बना लेंगे, लेकिन हमारी तरक्की को रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे मुरादाबाद के साथियों, ये चुनाव तो ऐसा है कि सबकी सब सीटें, इस चरण की जितनी सीटें सब गठबंधन जीतने जा रहा है। बताओ आसपास कोई सीट है जो हार रहे हो हम लोग? कोई सीट पीछे रह रही हो तो बताओ। हम बदायूं होकर के आए, बताओ बदायूं कहां पीछे है? संभल कहां पीछे है बताओ? और क्या रामपुर पीछे है क्या? तो मुरादाबाद कैसे पीछे रह जाएगा ये बताइए आप। सब सीटें साफ कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इस बार। ये जो हाफ हाफ सुनाई दे रहा है उनके भाषणों में कि हाफ हाफ मिलकर के गठबंधन कर लिए, वो इसीलिए सुनाई दे रहा है कि इस चुनाव में पूरी तरीके से ये साफ होने जा रहे हैं, इसीलिए इनके कान में हाफ वो हाफ सुनाई दे रहा है। 23 मई के बाद उन्हें साफ साफ सुनाई दे जाएगा। जो काम समाजवादियों ने किए, कोई काम की तुलना नहीं कर सकता। कोई काम हुए समाजवादियों की सरकार में। लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे जाएं, मेडिकल कॉलेज कैसे बने, सीटें कैसे बढ़े, आपके लोगों को सुविधा कैसे मिले। 102, 108 योजना चलाई गरीब के लिए एम्बुलेंस, और पुलिस समय पर पहुंच जाए, मौके पर मदद कर दे, उसके लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने चलाई। ये डायल 100 समाजवादियों की चलाई हुई है, और ये इसलिए चलाई थी कि कहीं कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, और अगर फोन कर देगा तो पुलिस उसके पास कम समय में पहुंच जाएगी, मदद करेगी जाके पुलिस। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती थी। यह दुनिया की सबसे आधुनिक पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम बनाया था, सबसे बेहतरीन सिस्टम बना था ये न्यूयॉर्क में है ऐसा सिस्टम, वहीं से सीख करके आए थे पुलिस के अधिकारी, और हमने सबसे देश के अच्छे एक्सपर्ट को साथ रखा और डायल 100 जैसी सुविधा दी पुलिस को, कम समय में मदद के लिए पहुंचती थी। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि हमारे 100 नंबर वाली पुलिस भी खराब हो गई। जाने कौन सी बुराई आ गई है 100 नंबर में। 100 नंबर में बुराई पैदा कर दी।
आप चाहते हो कि सुधार हो कि नहीं हो? इसलिए अगर सुधार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली का रास्ता चाहते हैं, तो केवल समाजवादी लोग हैं जो खुशहाली का रास्ते पर वो देश को ले जाने का काम करेंगे। हम दुनिया के आंकड़े देखें, अगर हम दुनिया के आंकड़ों में बहुत पीछे हैं, बहुत सी चीजों में बहुत पीछे चले गए हैं। हमारे गरीब, इनकी खुशहाली के लिए रास्ता क्या है? इनकी पढ़ाई के इंतजाम क्या है बच्चों के? और जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, समय के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी, तो नौकरी और रोजगार नहीं मिलेंगे। हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव लाना है। अगर दुनिया बदलाव ला करके अपने लोगों की तरक्की कर सकती है, तो हमारा देश क्यों नहीं तरक्की कर सकता? क्यों नहीं खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकता है? आज लोगों के हाथ में मोबाइल हैं। ये एक्सपोर्ट का शहर है, न जाने कितनी चीजें एक्सपोर्ट किस किस देश में चली जाती हैं। ये हमारा पीतल का शहर न जाने किस किस दुनिया के देश से कारोबार करता है। यहां के उद्योगपति, उद्योग चलाने वाले और इनके कारीगरों का हुनर देखिए। इन कारीगरों के हुनर की वजह से, इनकी काबिलियत की वजह से आज दुनिया में पहचान बनी है। आपके शहर की मुरादाबाद पीतल की पहचान बनी है। न जाने किस किस देश में जा रहा है। दुनिया का कोई देश नहीं बचा होगा जहां पर यहां का सामान न पहुंच जा रहा हो। वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो यूरोप हो, और देश में तो है ही है। क्या हमारे यहां के व्यापारी, उद्योग चलाने वाले लोगों को नोटबंदी में तकलीफ नहीं हुई? क्या नोटबंदी में नई परेशानी पैदा हुई? ये हमारे सिंगल जी और तमाम लोग बैठे होंगे। कारोबार बताओ नोटबंदी के समय पर रुक गया। कारीगरों का तो काम छिना ही था, लेकिन मजदूर की भी रोजी रोटी अगर किसी ने छीनी थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी। बताओ मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई थी कि नहीं छिन गई थी? और जो कारोबार उस समय थमा, जो कारोबार उस समय रुका, जो बर्बाद हुए, वो आज तक खुशहाल नहीं हो पाए नोटबंदी के समय वाले। हमें और आपको ये कहा कि नोटबंदी से ये हमारा काला धन वापस आ जाएगा, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं इसी मैदान में आया था, उस समय विधायक जी के चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था। मैंने कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बताओ हमारे लेन देन में कहां बदलाव आ गया? क्या तहसील में बदलाव आ गया? क्या नोटबंदी के बाद पुलिस का बदलाव हो गया? इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया और कहा कि हम काला धन वापस ले आएंगे। कहीं से काला धन वापस आया हो तो बताए कोई हमें। और जो आपने पैसा जमा किया था बैंकों में, जो पैसा खातों में डाला था, वो सब लेकर के भाग गए, भारत छोड़ करके भाग गए, हवाई जहाज पकड़ा चले गए। ये दिल्ली में किसी ने नहीं रोका उन्हें। बड़े बड़े उद्योगपति, पैसा आपका जमा था बैंकों में, वो पैसा लेकर के चले गए और आज तक वापस नहीं आए। और याद कीजिए, मैं इलाहाबाद जाना चाहता था, इलाहाबाद जाना चाहता था, लेकिन इनकी पुलिस और इनके बड़े अधिकारी आए, बोले कि आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। हमने कहा कागज दिखाओ, कोई कागज नहीं था उनके पास। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। हम तो छोटे से मामूली दो अधिकारियों का कहना मान लिया और हम अपना हवाई जहाज नहीं उड़ाए। अगर हम दो मामूली छोटे से अधिकारियों का कहना मान सकते हैं, अगर
क्योंकि इस देश के कानून और संविधान पे हमें भरोसा है। तो बताएं दिल्ली वाले लोग, जहां फौज है, जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, वो हवाई जहाज पकड़े और भारत छोड़ करके चले गए, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? और कम से कम मुरादाबाद के लोगों को हक था ये बात जानने का, और इसलिए जानने का हक था। हम पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो यही मुरादाबाद है जहां पर उन्होंने नोटबंदी के बाद कहा था कि जिन पर पैसा है, जिन पर काला धन है, वो रात में करवटें बदल रहे, नींद नहीं आ रही है उनको। याद है कि नहीं याद है आपको? और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर के चला जाऊंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि कम से कम मुरादाबाद में आए थे आप, नोटबंदी का कम से कम नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है वो तो बता जाते। नोटबंदी से देश को क्या मुनाफा हुआ है? क्या देश को मुनाफा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा हुआ है? नोटबंदी भूल गए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं तो यहां की जनता इस बार इनके लिए बोर्डबंदी करने का काम करेगी। वैसे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जो दुनिया में ये कह रहे थे कि आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है, यही कह के गए, अभी कल ही कह के गए प्रधानमंत्री जी कि आज रूस, अमेरिका, न जाने कौन कौन देश उनका सम्मान कर रहा है, कि दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, ये कह रहे थे। बताओ, कह रहे कि देश में इतना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि दुनिया में सम्मान बढ़ गया, और कहां आकर के लटक गए टोंटी वाली बात पर। वैसे मुरादाबाद में भी टोटी बन सकती है, बारात की बन सकती है कि नहीं बन सकती? बनती है। तो ये टोटी वाला झगड़ा तो हमारा चिलम वालों से था, आपसे तो था ही नहीं। बताओ पत्रकार साथियों, ये जो टोटी, जो टाइल और जो बाथरूम की बात हो रही है, और जो बाथरूम की बात हो रही, ये झगड़ा आपसे तो था ही नहीं हमारा आपका तो नोटबंदी का झगड़ा है। क्या आप कम से कम बताते कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ है? और जहां हमारा चिलम का झगड़ा है, हमने भी कहा है कि जिन्होंने झूठा प्रचार कर करके टोटी के नाम पर बदनाम किया है, आने वाले समय में सरकार बनेगी और वही अधिकारी जो टोटी ढूंढने गए थे वही चिलम ढूंढने जाएंगे, और जब तक चिलम नहीं ढूंढ के लाएंगे तब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। बताओ, देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के हर राष्ट्रपति से गले मिल रहे हैं, इतना घबराए हुए हैं महागठबंधन से कि बुआ और बहुआ ही मुंह से निकल रहा है उनके। देश में नौकरी कैसे मिलेगी भूल गए। देश में नौकरी कैसे मिलेगी भूल गए। और नोटबंदी का क्या फायदा भूल गए। और याद रहा तो क्या? शौचालय याद रहा, बाथरूम याद रहा। और अगर शौचालय याद रहा है तो हम समझते हैं हमें आपको मिलकर के प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर बीजेपी ये कहती है नया भारत बनाना है, बीजेपी ये कहती कि नया भारत बनाना है,
नया भारत बीजेपी नहीं बना सकती है। नया भारत नए लोग बना सकते हैं। नया प्रधानमंत्री नया भारत बनाएगा और ऐसा भारत जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, जहां एक दूसरे पे भरोसा करें, एक दूसरे के बीच में कोई नफरत ना हो, एक दूसरे के बीच में कोई जात और धर्म का झगड़ा नहीं हो। और हमारे देश की यही खूबसूरती है, हमारे देश की यही अच्छाई है कि इतनी बड़ी संख्या में तमाम जाति और धर्म के लोग एक जगह मिलकर के रहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हम सीखते हैं लोगों से, यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि कैसे लोगों से मोहब्बत की जाती है, कैसे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने मोहब्बत के बारे में पैगाम दिए हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं कि हमें बराबरी का रहने का हक है हमारा, इसलिए संविधान पे भी खतरा है। ये संविधान को बचाने का और संविधान से मिले हुए अधिकारों को बचाने का भी चुनाव है। जहां एक तरफ बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। अगर पूरा दोनों इतिहास उठा करके देख लें, हो सकता है कोई सवाल पूछे, लेकिन हमने कई मौकों पर कहा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं यहां भी, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अगर ठीक तरीके से देखें तो वही बीजेपी है जो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। गठबंधन में कांग्रेस को यह शिकायत है कि हम गठबंधन में क्यों नहीं हैं। गठबंधन में इसलिए नहीं हो क्योंकि 2 सीटों पे आप हैं, इसलिए गठबंधन में नहीं हैं आप। 2 सीटों में हैं आप। और अगर बीजेपी को सपा बसपा आरएलडी रोक सकती है, अगर आप कैसे रोकोगे हमें बताओ आप। ये केवल समाजवादी लोग कमजोर हो जाए, बहुजन समाज कमजोर हो जाए, आरएलडी की लड़ाई कमजोर हो जाए, इसलिए कांग्रेस काम कर रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश का देख लो, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहा है तो वो सपा बसपा आरएलडी मिलकर के मुकाबला करने का काम कर रहे हैं। अगर इन्हें मुकाबला करना है, क्योंकि 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा, सब बातें साफ हो जाएंगी। चाहे दूसरी जगह बीजेपी को रोकें, दूसरी जगह बीजेपी को रोकें जहां बीजेपी ताकतवर है, यहां गठबंधन ताकतवर है, इसलिए बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, कि अगर कंफ्यूजन रहेगा तो नुकसान भी बड़ा हो जाएगा। और मैंने गठबंधन करते समय कहा था कि हमें चाहे 2 कदम पीछे हटना पड़े, हम समाजवादी लोग गठबंधन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, बीजेपी को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग अपना दल बनाने का काम कर रहे हैं। कोई चुनाव ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नहीं है। ये चुनाव है देश को बचाने के लिए। और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी मिलकर के इसको देश बचाने का काम करेंगे। इसलिए मुरादाबाद के साथियों, जब कभी वोट की बात आई होगी, वोट में आपने कभी संकोच नहीं किया। जितना प्यार पार्टी को किया, उतना ही प्यार से आपने वोट भी डालने का काम किया है।
इस गठबंधन की मदद करिए। और हम तो अपने तमाम साथियों से कहेंगे कि सब मतभेद भुला करके टिकट तो एक ही को मिल सकता है, टिकट सबको नहीं मिल सकता। टिकट वैसे तो नासिर भी साथ साथ आ गए थे, एक बार को तो नासिर जी को भी सम्मान मिल गया था, लेकिन ये टिकट डॉक्टर एसटी हसन साहब को है। हमें पूरा भरोसा यहां के लोग मिलकर के उन्हें जिताने का काम करेंगे। सब मिलकर के जिताओगे कि नहीं जिताओगे ये बताओ पहले। और ये सब बातें भूल करके, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। और बात इसी से समझ लेना आप कि बताओ प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुआ बबुआ और टोंटी तक पहुंचा रहे हैं। ये कोई भाषण था प्रधानमंत्री जी का मुरादाबाद में? कम से कम एक्सपोर्टर्स को बताते कि तुम्हें हमने परेशानी नहीं होने दी। और नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी लागू होने तक बताओ एक्सपोर्टर कितने रोए होंगे, कितने परेशान हुए होंगे। कारीगरों को काम नहीं मिला होगा, मजदूर बेकार चला गया होगा। क्या हुआ था? नोटबंदी और जीएसटी से भूल गए आप? लोग लाइन में लगे थे। और याद रखना, सबसे ज्यादा ब्रांचें जो बैंक की खुली हैं वो समाजवादियों ने खुलवाई थी, बैंकों की ब्रांच। और जब से बीजेपी ने नोट बदले हैं, एटीएम भी बंद कर गई है, काम नहीं कर रही है एटीएम। और एटीएम उत्तर प्रदेश से कम हो रही है। समाजवादी सरकार में तो ब्रांचें खुल रही थी, एटीएम बढ़ रही थी। अब सब कुछ हो गया है, रुक गया काम। हमने कहा था, याद होगा अगर आप में उस सभा में लोग आए होंगे, हमने कहा ये जो रामगंगा बह रही है, हमने बहुत भैंसे और जानवर देखे इसमें। याद है हमने कहा था पिछली बार। और याद होगा आपको घोषणा पत्र में हमने लिखा था कि अगर लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाए घूमने के लिए, कि शाम को सुबह नदी के किनारे टहल सके, घूम सके, तो वैसा ही इंतजाम हम मुरादाबाद में भी कर देंगे। अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? लेकिन काम रुक गया, काम नहीं हो पा रहा है इस सरकार में। जो फ्लाईओवर बने उतने ही बने, नया कुछ हो ही नहीं पा रहा। जो बिजली के सबस्टेशन लगे, ये सबस्टेशन जो आया उसको सबस्टेशन का भी लगा लो, गांव की बिजली बेहतर हो जाएगी। अब बताओ बिल क्या हिसाब आ रहा है, ये सोचा है कभी आपने? और खेतों को बांधना पड़ रहा है तार से बांधना पड़ रहा है कि नहीं बांधना खेतों को? और फिर ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो हमारे भगवानों की भी जात बताते हैं। आपने तो सुना होगा, हमारे भगवानों की भी बता देते हैं जात। और इस बार भगवान हनुमान जी भी नाराज खड़े अपना गधा लिए कि कब वोट पड़ेगा तब सबक सिखाना है इन्हें। हर एक नाराज है इनसे, व्यापारी नाराज है, दुखी है इनसे, क्योंकि उन्हें नोटबंदी याद है, जीएसटी याद है। हमारे नौजवान बताओ, नौकरी और रोजगार की कोई उम्मीद है? और याद होगा घोषणा पत्र में हमने कहा था कि अपनी माताओं बहनों को हम जहां पेंशन दे रहे हैं और सुविधाएं दी, 102 एम्बुलेंस दी, तो उनका खाना जल्दी बन जाए, उसके लिए भी इंतजाम किया था, याद है? और बीजेपी क्या कह रही है कि हम नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, जाओ और पकौड़े बनाओ। और पकौड़े किस तेल के बनाओ? विदेशी तेल के पकौड़े बनाओ।
आप नहीं समझ पाए, आपके तेल के कारोबार की वजह से नहीं। वो चाहते हैं कि दूसरे तेल, जो विदेशी तेल आता है, रिफाइंड वाले पकौड़े बनाओ, रिफाइंड के तेल के। लेकिन हम तो एक ही बात जानते हैं, बात जानते हैं। अरे रुक जाइए, वो बात तो सब जान गए, वो बात तो जान गए जो आप कह रहे हो। तो आपको क्या कहा कि रोजगार करना तो पकौड़े बनाओ, लेकिन पकौड़ों का टेस्ट तभी आता है अच्छा जब सरसों के तेल में बनता है। बताओ पकौड़े, पत्रकार साथियों, सरसों के तेल के अच्छे होते हैं कि रिफाइन के? ये रिफाइन तेल विदेश से मंगा रहे हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कितने हजार करोड़ का रिफाइन तेल भारत में आ रहा है। ये भी रोकना, और इसलिए रोकना है क्योंकि जो किसान सरसों पैदा कर रहे हैं उन्हें कीमत नहीं मिल रही है। बताओ, आलू तो नहीं होता, आलू की कीमत नहीं दे पाए, ये कोई फसल की कीमत नहीं दे पाए। गेहूं तो अपने आप मिल जाती है कीमत, गेहूं की कीमत तो अपने आप मिल जाती है। लेकिन बताओ गन्ने का भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है? कहां हो पा रहा? बताओ, गन्ने का भुगतान हो, कहा था कि 14 दिन में करा देंगे। अरे महीना निकल गया, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसी किसान का नहीं हुआ। 1400 करोड़। उन्हें किसानों को भी धोखा दे दिया और धोखा दे रहे हैं किसानों को भी। और अगर ये कहा है कि चुनाव के बाद भुगतान होगा, तो वोटों का भुगतान जिस दिन चुनाव पड़े होगा उस दिन वोटों का से भुगतान जनता करेगी। इसलिए नौजवानों, कोई सपना नहीं देख सकते अगर नौकरी रोजगार कुछ करना चाहते हो तो। दुनिया में केवल भारत है जहां लोगों के सपने मारे जा रहे हैं, नौजवानों के सपने तोड़े जा रहे हैं। सपने नहीं देख सकते दुनिया में, न जाने नौजवान इस उम्र के क्या क्या सपने देखते हैं। उनके सपने होते हैं तरक्की और खुशहाली के। यही प्रधानमंत्री हमें सपने दिखा रहे पकौड़े बनाने के। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये प्रचार मंत्री थे। और याद करना, नफरत से खुशहाली नहीं आ सकती। एक बार अंग्रेजों ने हमें और आपको बांट करके राज किया, और अंग्रेजों ने राज किया न जाने कितने साल करते रहे, हमें और आपको बांट करके। वही रास्ता अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमें और आपको सबको बांट दिया जाए। हम तो कहते हैं कि आपने आधार बनवा लिया, जनगणना कर ली, 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए आपने आधार में, 2,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए पैसे आपने जनगणना में। हम तो चाहते हैं कि क्यों नफरत फैलाते हो एक दूसरे के प्रति। हम सबको गिन लिया जाए और गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, उस बात के लिए भी ये लड़ाई होने जा रही, उस बात के लिए भी ये महागठबंधन है। और आसान है गिनना, जैसे मोबाइल में आप दबाते हो ए तो सब नाम आ जाते हैं, ए से जुड़ हैं। आप चाहोगे तो पूरा का पूरा डेटा सबका सब सरकार के पास है, क्योंकि ये सरकार कभी कभी किसी को लड़ा देती है। दलितों को कैसे झगड़ा कराना है, हिंदू और मुस्लिम में कैसे झगड़ा कराना है, पिछड़ों को कैसे भटकाना है। याद कीजिए, पहली पुरानी सरकार में कहते थे सब यादवों का काम हो गया, बोले सब यादव ने कब्जा कर लिया। हम तो इन्हीं बीजेपी के लोगों से कहते हैं कि आप गिन लो हम सबको, और सबको गिन करके बता दो कौन कितना है। और जब कभी आपकी सरकार बने, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से उन योजनाओं को आपके बीच में लागू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। याद कीजिए, जब लैपटॉप बांट रही थी समाजवादी सरकार,
याद कीजिए, जिस समय समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांट रही थी, इन्होंने चुनाव में कहा कि अपने लोगों को बांट दिया इन्होंने, लेकिन समाजवादियों ने ऐसे लैपटॉप दिए हैं जो आज भी किसी गांव में होंगे, तो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए हैं। और जब कभी भी कोई खोलता होगा, जब किसी को ऑन करता होगा कोई लैपटॉप को, तो नेताजी और हम ही उसमें दिखाई देते होंगे। बताओ, ऐसे बांटे गांव में हर मोहल्ले में आए होंगे, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ कोई लैपटॉप दिया? और बाबा मुख्यमंत्री ने इसलिए नहीं दिया कि वो चलाना नहीं जानते। बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए नहीं दिए। हमने पुलिस भर्ती आसान कर दी थी, मेरिट वाले भी होंगे यहां पर। अगर कोई जवान मेरिट वाले हैं पुलिस के कि नहीं ड्यूटी पर, मेरिट आसान भर्ती कर दी थी। और इसलिए हाथ मत दिखाओ, मुझे पता है तुम्हारे चेहरों से पता लग गया कि तुम मेरिट वाले ही हो। और बताओ, इसलिए हमने आसान भर्ती की कि बताओ, एक परीक्षा, दो परीक्षा, तब नौकरी मिलती थी ने। एक भर्ती में 3-3 साल लग जाते थे, 3.5 साल। समाजवादियों ने रास्ता निकाला और कहा कि 10वें 12वें की मार्कशीट ले आओ और दौड़ के दिखा दो, जो आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको डंडा ही पकड़ाना है तो 2 परीक्षा की क्या जरूरत है आपको? बताओ, पुलिस भर्ती हुई, डंडा ही तो पकड़े, और क्या हाथ में इनके? 2 परीक्षा के बाद वो भी एक डंडा पकड़े। इसलिए हमने कहा कि मेरिट से होगी भर्ती, और दिल्ली में भी अगर समाजवादियों को मौका मिलेगा या गठबंधन का मौका मिलेगा तो इसी तरीके से फौज में और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरियां मिलती हैं, 10वां 12वां पास और सीधा दौड़ के दिखा देना, जो आगे होगा अपने आप हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इन्हें चाहिए अच्छी वर्दी, अच्छा खाना, अच्छी वर्दी, अच्छा खाना और अच्छी ट्रेनिंग। परीक्षा वाली टेंशन इनकी खत्म कर दी। बताओ, खत्म कर दी कि नहीं कर दी टेंशन तुम्हारी? इसलिए इस चुनाव को आप अपने भविष्य से भी जोड़ना और याद रखना कि 5 साल कैसे समय गुजरा है। 5 साल का जो वादे किए क्या पूरे हो गए। ये जो नया घोषणा पत्र लाए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये संकल्प पत्र नहीं है, ये इनका धोखा पत्र है, धोखा पत्र। और जनता तो इंतजार कर रही है 2014 का घोषणा पत्र लेकर के। और अगर 2014 में बात नहीं पूरी की और उत्तर प्रदेश की सरकार के भी काम पूरे नहीं हुए, तो क्या उम्मीद है कि 2019 का जो घोषणा पत्र आप लाए हो वो भी लागू करोगे? इनका हिसाब किताब 5 साल का नहीं है, 7 साल का हिसाब किताब लेना है। 5 साल दिल्ली की सरकार के और 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के। बताइए, धोखा देके सरकार बन गई कि नहीं बन गई? हमें आपको व्हाट्सएप से, टीवी से दिखा दिखा के सरकार बना ली। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री केवल 1% आबादी वालों के प्रधानमंत्री हैं, केवल 1% के लोगों के हैं ये प्रधानमंत्री। ये देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन 1% लोगों के हैं। और वही 1% वाले हमारे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने गरीब को गरीब रहने दिया और अमीर को अमीर बनाने का काम किया है। इसलिए बहुत सारे फैसले ऐसे होने जिससे गरीबों तक चीजें पहुंच जाएं। हमारी बड़ी संख्या में आबादी है जिसको पढ़ाना लिखाना है, जिसको इलाज की सुविधा देनी है, किसान को खुशहाल करना है, व्यापारी का व्यापार को पटरी पे लाना है।
और इन नौजवानों को सपने पूरे करने हैं। इसका भी ये चुनाव है। हमें उम्मीद है कि हर चीज को भूल करके और इधर उधर कहीं न देखते हुए केवल महागठबंधन को मतदान करना, एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में डाल देना, यही आने वाले समय में देश को परिवर्तन कराने जा रहा है। बताओ, अब भी पीछे रह जाओगे? अब तो आपके साथ बहुजन समाज पार्टी भी है कि नहीं है? आरएलडी भी है। तो ये तो गिनती का चुनाव है। ये भी राजनीति हम लोगों ने बीजेपी से सीखी है। बीजेपी ने भी बहुत गठबंधन किए हैं, लगभग 40 पार्टियां हैं उनके साथ। अगर हमारी पार्टी, ये बात हम मुरादाबाद वालों पे छोड़ देते हैं क्योंकि यहां के लोगों ने बहुत शायद दिए हैं। ये बताइए, अगर 38 पार्टी वाले 38 गठबंधन करते पार्टियों से और हम 3 वाले महामिलावट हो गए तो 38 पार्टी वाले क्या कहे जाएंगे, ये बताओ आप। अगर कोई शब्द हो तो बताओ हमें। जाने कितनी मिलावट है, मिलावट के बाद मिलावट, फिर मिलावट, फिर मिलावट, फिर मिलावट, न जाने कितनी मिलावट है। ये तो महामिलावट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसलिए डॉक्टर एसटी हसन साहब को जिताओगे कि नहीं जिताओगे, ये बताओ पहले। वोट तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। संविधान ने जो आपको मौका दिया एक वोट डालने का, आप जानते हो कि वोट कैसे डालना है और अपना वोट खराब मत होने देना। इसीलिए हमने कहा है कि एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बचने ना पाए। बोलो, सब लोग डालोगे कि नहीं डालोगे सब वोट? और साइकिल से अच्छी कौन सी सवारी हो सकती है? और जब हाथी भी साथ हो और हैंडपंप भी साथ हो तो बताओ इससे अच्छा क्या है? ये साइकिल चला लेते हैं लोग कि नहीं चला लेते हैं सामने वाले? साइकिल जितने भी लोग खड़े हैं, साइकिल तभी सीखे होगे जब एक बार चलाते चलाते साइकिल से गिर गए होगे। बताओ, गिरने के बाद ही तो सीखे कि नहीं सीखे? कोई ऐसा है जो बिना गिरे ही सीख गया हो साइकिल चलाना? और साइकिल तभी चला सकते हो जब एक बार गिर जाओगे, एक बार कोहनी घुस जाएगी और थोड़ा घुटने में चोट आएगी, तभी साइकिल सीख पाओगे आप। बताओ, आप 2 बार गिर चुके हो, 14 में और 17 में। अब तो ठीक चलेगी साइकिल के नहीं करेगी? 14 में भी थोड़ी बहुत हिल गई। कितने से पीछे रह गए थे? केवल 82,000 से पीछे रह गए थे। अगर 82,000 और हमारे वो विधायक जी अंसारी जी कहां चले गए? अरे इतना वोट दिया आपने मशीनों को, इतना वोट दिया, जाने कितना, पता नहीं कहां चला गया। ये जो इधर उधर भाग जाता है, इसीलिए हमने गठबंधन किया है कि वोट अगर भाग भी जाए इधर उधर तो आपकी साइकिल को कोई रोक ना पाए। अब तो गिर चुके, दाएं भी बाएं भी, अब तो ठीक चलाओगे साइकिल के नहीं? और ये कभी कभी टीवी वाले आपका साथ नहीं देते। अभी आदरणीय आजम खान साहब थे, याद कीजिए, मंच पर
उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था। हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं, इसलिए बच के रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं और तीसरे चरण के बाद ये भी पलट जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत तो पक्ष में आए हैं, कभी कभी तो दिखाते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी मजबूरी है, इनकी गलती नहीं है। इनसे हमारा आपका झगड़ा नहीं है। ये तो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा लिखते हैं, ये तो हमारे आपके जैसे ही हैं। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसे हैं जो हमारी आपकी कटिंग कर देते हैं, इसलिए इनसे कोई गलती नहीं है, इनसे कोई झगड़ा नहीं है। ये तो जब से हम बोल रहे हैं तब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग टीवी पे कभी कभी आते हैं, जिनसे हमारी आपकी लड़ाई है वो दिन भर टीवी पे रहते हैं। बताओ टीवी से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हम और आप कब आते हैं टीवी पर? कभी कभी। अगर आप कमरे में टीवी लगाए, जिस दरवाजे से आओगे एक ही लोग दिखाई देते हैं। इसीलिए न्यूज चैनल भी देखना कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए साइकिल और डॉक्टर एसटी हसन साहब को जिताना, मदद करना, और हम भरोसा दिलाते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को। आपने बहुत मतदान किया, जिता दिया इन्हें। आने वाले समय में अभी तो एमपी जिताइए, अगली बार सरकार बनाइए, और जो साथी छूट गए हैं उनका भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत। अच्छा, जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सबको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि समाजवादी लड़ाई को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।